बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका ने दोबारा हमले किए हैं ईरान के अंदर। उनका जो ड्रोन फैसिलिटी है और कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ है, उस पर अटैक किया गया है अमेरिका की तरफ से। और ईरान ने जो है अमेरिकी अड्डों पर हमले किए हैं जहां से ये अटैक हुए थे। वहां पे ड्रोन मारे गए हैं और मिसाइल्स फायर किए गए हैं। और यूं लग रहा है कि हालात दोबारा कशीदा सूरत अख्तियार करते जा रहे हैं। जो सीज़ फायर है उसका क्या बनेगा, और क्या अमेरिका जैसे ये चाह रहा है कि उनकी मर्ज़ी का एग्रीमेंट हो जाए, क्या ये ऐसा मुमकिन है कि ईरान को डिक्टेट करके या ईरान पर प्रेशर डाल के अपनी मर्ज़ी का एग्रीमेंट जो है वो अमेरिका करवाने की पोजीशन में है? क्या वो हालात ऐसे हैं कि जो जंग से पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका और इसराइल जो है वो विद इन 2 और 3 डेज़ जो है अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जंग के बाद जो सूरत हाल है वो अब अबतर हो चुकी है और मिडल ईस्ट समेत दुनिया भर में इसकी दुनिया की निगाह इस पर है कि क्या ये एग्रीमेंट होगा, क्या सीज़ फायर जो है बरकरार रहेगा, क्योंकि हालात दोबारा जंग की तरफ जा रहे हैं। मामलात गो चल रहे हैं, डायलॉग भी हो रहे हैं बिलवास्ता। पाकिस्तान सालिस है और पाकिस्तान अपना मीडिएशन का किरदार जो है वो ऐसे तरीके से निभा रहा है, लेकिन इवन देन जो है दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट इतना है कि दोनों मुल्क जो है कि एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। इस पर हम बात करेंगे और हम बात करने जा रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट की सूरत हाल जा किस तरफ रही है। क्या ये सीज़ फायर कायम रह सकता है? क्या दोबारा जंग शुरू हो चुकी है? जैसे अटैक हो रहे हैं तो क्या इसको दोबारा जंग कहेंगे या एक टारगेटेड अटैक जो है उसको कहा जाएगा ये जंग नहीं होगी? हमें आज ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। आप दिफाई तजियाकार हैं, सिक्योरिटी अमूर के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। और हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। पाकिस्तानी निषाद अमरीकी सियासतदान हैं और ट्रंप के करीबी हलकों में इनका शुमार होता है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा सर कि जो हालात अभी चल रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से हमले किए जाते हैं, ईरान जो है वो अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करता है और उन जगहों पे अटैक करता है जहाँ से ये अटैक होते हैं। तो इसको क्या कहेंगे सर? सीज़ फायर भी है, जंग भी हो रही है, हमले भी हो रहे हैं, डायलॉग भी हो रही हैं, सारी चीज़ें साथ साथ कैसे चल सकती हैं? देखिए, वजह जो मुझे नजर आती है वो यही है कि अमेरिका के पास अभी तक कोई ऐसा कैश फंड नहीं है जो अपने वो अमेरिकन पब्लिक को बता सके, अपने वोटर्स को बता सके, सेनेट और कांग्रेस में बता सके कि ये मैंने पैसा लिया है ईरान से, जिससे अमेरिका का जो हमेशा ख्वाब था वो पूरा कर दिया। हम्म, ईरान को बिल्कुल जीरो कर दिया, उसकी जो थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर दी, उसका यूरेनियम जो है ना वो मैंने अमेरिका शिफ्ट कर लिया, उसको भी खत्म डिग्रेड कर दिया। और उसके बाद मैंने ये मुआहदा कर लिया है जो कि पहले कोई प्रेसिडेंट नहीं कर सका, ये जी। उसको नहीं मिल रहा। और साथ ही इसके साथ इसराइल का खुद अपना प्रेशर है इतना ज्यादा अमेरिका के ऊपर कि जो इसराइल चाहता था वो उसको अचीव नहीं हो रहा। ना इसराइल ईरान की न्यूक्लियर ये जो मिसाइल कैपेसिटी खत्म हो सकी, ना ड्रोन कैपेसिटी खत्म हुई, ना रिजीम चेंज कर सके हैं। ये उनके ख्वाब थे जो पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से उनको आइंदा के लिए वो समझते हैं कि जब भी ग्रेटर इसराइल के लिए वो फैनों के जैसे लेबनान में भी वो जाके 20-25% एरिया पे उन्होंने परमानेंट कब्जा कर लिया। जी। एक बहुत मशहूर फोर्ट फोर्ट पे कब्जा कर लिया। और इस तरह के अब आइंदा उसको पीछे देकर ये डर है कि ईरान किसी वक्त भी मिसाइल्स और ड्रोन अटैक कर सकता है, इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। या उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है या हूतीज हैं, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये हम्म, उसके ग्रेटर इसराइल में एक बहुत बड़ी हर्डल है, जी जी। जिसकी वजह से वो ये इसको नाकाम करने की कोशिश करता है। और ये सबसे बड़ी वजह इसीलिए अमेरिकन देखे ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है टू वेरी मेच्योर पर्सन टू एन एक्सटेंड के स्टेबल होना चाहिए। एक मुसवदा फील्ड मार्शल गए, ईरान गए, खुद बैठ के सारा सेटलमेंट किया, दोनों को पेश किए, दोनों ने एक्सेप्ट कर लिए। और फिर यहाँ तक हुआ कि हम साइन कर रहे हैं, बहुत सिचुएशन रूम में जाके प्रेसिडेंट ट्रम्प जाते हैं, वहाँ साइन करने, वहाँ फिर डिले कर देते हैं और सिक्के डाल देते हैं। दैट मीन्स कि दे वांट टू हम्म, डिले टू एन एक्सटेंड कि कहीं ना कहीं ईरान पे इतना प्रेशर डाल लें कि वो अल्टीमेटली उनकी मर्जी की शरात मान ली, जिसपे वो जाके कहीं दे देखें नहीं, मैं बहुत विक्टर बन के आ गया और मैंने आके अब ईरान को ये चीज़ें मैंने सब ले ली हैं, जिसके वजह से इलेक्शन स्लोगन भी उनको मिल जाए, जी। वो अपने सेनेट में और कांग्रेस में अपनी मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर लें। ये बेसिकली उनका एम है।
और इसीलिए वो कभी पोस्टिंग कर रहे हैं, कभी प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, कभी जी मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। और ये जो माइनर सिक्योरिटी, इसको मैं एम नॉट पुश की देखें, जब टेम्परेरी सीज फायर होती है ना, छोटी छोटी चीजें चलती रहती है, एक ड्रोन फायर हो गया, एक मिसाइल फायर हो गया, उसने गिरा दिया, इन्होंने कर दिया, दैट वी विल कीप इट एम्प्टी, दैट अनलेस एंड अनटिल परमानेंट सीज फायर होगी, दैट थिंग इम्प्रूव। वही बट सर मेरा प्रॉब्लम तो ये है कि वही ना सर, मेरा तो सवाल जो है वो यही है सबसे, कि क्या अमेरिका जो है इस पोजीशन में है कि ईरान को डिटेक्ट कर सके। मैं सर दोबारा आपके पास आता हूँ बघेल साहब। साजिद तारड़ साहब, आप खुद अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका की जो कैबिनेट है, अमेरिकी गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है बड़ी करीब से जो है आप देख रहे हैं और सारी सूरत आपके सामने है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि मुआहदा होने के करीब है, ईरान चाहता है मुआहदा करे, और ईरान जो है वो अब घुटने टेकने को तैयार है, कभी कहा जाता है, लेकिन अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हम फिर तबाही की तरफ जाएंगे। तो ये सारी सूरत कंफ्यूज नज़र आ रही है सर। कोई वाजे जो है वो पॉलिसी या वादे बयान क्यों नहीं आ रहा अमेरिका की तरफ से? देखिए, चंद सेकंड पहले अभी सीएनएन ने कहा है कि ईरान जो है मुज़ाकरात बंद करने की तरफ जा रहा है इजराइल और लेबनान की सिचुएशन पे। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कोट कर रहे हैं कि डील अच्छे तरीके से होगी, लेकिन हमले भी जारी हैं। हम्म। अब उसमें अब आज आपके पाकिस्तानी कुछ जरीदे कह रहे हैं कि एक फ्रंट के ऊपर जंग शुरू करना, हर फ्रंट के ऊपर जंग। तो ये सारी चीजें, मैं 3 पॉइंट जो है आपके सामने रखना जी चाहूंगा, जी जो मैं इस तरह जी बिलखसूस इसराइल की जारहियत जो है बैरूत के अंदर और उनकी स्टेटमेंट गजा के हवाले से 3 पॉइंट सामने रखना चाहूंगा। जी जी। तो मेरे लिए बड़े हैरान कुन है, मैं मजबूर हो चुका हूं इनके ऊपर सोचने के लिए। क्या ईरान के अंदर अमन जो है वो ऑब्जेक्टिव है या भी नहीं है? हम्म। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो आप इन्होंने आज तक इंडोनेशिया, मलेशिया, लिबिया, इराक, अफगानिस्तान ऐसे ममालिक से क्यों नहीं कहा कि इब्राहिम अकॉर्ड को ज्वाइन किया जाए? प्रेशर सिर्फ खलीजी कंट्रीज और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ऊपर क्या क्यों है? हम्म। अब मैं अब डार्ट्स पिलाने की कोशिश करता हूं कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि उस एरिया के अंदर अमन हो? क्या इराक के अंदर अमन है? क्या लिबिया के अंदर आज अमन है? क्या आज अफगानिस्तान में अमन है, जिसके ऊपर अमेरिकन टैक्स पेयर्स के बिलियंस डॉलर जो है वो लगाए गए हैं? क्या इस खित्ते के अंदर इस ईरान को और इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना अमेरिका और इजराइल को सूट करता है? मेरा आखिरी तरफ जा रहा है इशारा, वो बात ये है जी कि दर हकीकत अगर देखा जाए, इब्राहिम अकॉर्ड के साथ हमारी रिश्तेदारी क्यों जोड़ी जाती है? जिस तरह मैंने आपको कहा है कि किसी इन दूसरे ममालिक, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां भी मुसलमान कंट्रीज है, वो भी इब्राहिमिक रिलीजन का हिस्सा है, उनको क्यों नहीं किया जाता? तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस खित्ते को डिस्टेबलाइज रखना ज्यादा सूट करता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे डील भी होगी और यहाँ पे जंग भी जारी रहेगी। अफगानिस्तान के अंदर इनकी पॉलिसी थी टाक लेकिन टाक सर फाइट, इसी इसी जंग भी पॉइंट पे की सर, जाए। तरड़ साहब, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं कि अगर अमेरिका नहीं चाहता कि खित्ते में अमन कायम हो, और इसराइल तो वाजह है कि इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि, जैसे बघेल साहब ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो फिलहाल होता हुआ नजर आता है, अगर अमन हो तो फिर मामला जाएगा किस तरफ? क्या अमेरिका, जैसे आपने कहा कि टैक्स पेयर के अरबों डॉलर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, तो क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो इन अरबों डॉलर को, इस जंग को जस्टिफाइड कर पाएंगे? देखिए, इलेक्शन के लिहाज से एक इलेक्शन है, वो एक तो वो ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक इस वक्त सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो चाइना के पीछे जाना है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, और आज अगर ईरान खड़ा है तो वो चाइनीज टेक्नोलॉजी की वजह से खड़ा है, चाइनीज मदद की वजह से वहां खड़ा है। अगर देखा जाए तो यहां से वेनेजुएला से तेल कहां जा रहा था? चाइना जा रहा था। ईरान से तेल कहां जा रहा था? चाइना जा रहा था। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, अमेरिका वहां पे एक तीर से दो शिकार कर रहा है। एक तो इजराइल को अकोमोडेट कर रहा है, और दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव है वो चाइना की तरफ जा रहा है। चाइना भी लेकिन इसके अंदर अब मसल फ्लेक्स कर रहा है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अगले दिन इजराइल को फोन कॉल की और लेबनान के बारे में अपने तहफात कहा। और फिर दूसरा, ईरान इस वक्त चाइना की गारंटी चाहता है। चाइना कहता है अगर ये डील होगी यूनाइटेड नेशंस में ले जाया जाएगा। फिर तीसरा, इसमें एक और एलिमेंट है, देखा जाए तो ये पिछले 12 साल के अंदर जो रशिया और चाइना को खुली छुट्टी, इजराइल और भारत को खुली छुट्टी दी, जो कि जो बाइडेन सोए रहे 4 साल,
उन उन उनके अंदर हालात ये हो चुके हैं, अब रशिया वो एंटर हो रहा है, उसने रोमानिया पे अटैक करके नेटो और अमेरिका के नर्व्स को टेस्ट कर रहा है। दूसरा आपकी तरफ भी आ रहा है, जो भारत के एनएसए हैं, अजित डोभाल साहब मास्को जाके मुल्ला याकूब को साथ लेके डीलें करवा रहे हैं। तो दर हकीकत इस पूरे खित्ते के अंदर अगर देखा जाए तो नई नई चीजें सामने आ रही हैं, खित्ता स्टेबलाइज होता नजर नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल में दिस इज व्हाट द इजराइल देखें, आज उनका ब्यूफर्ड कैसल बैरूत के अंदर एक हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जी जी 900 साल पुराना जो किला है उस पर कब्जा करना, इजराइल का झंडा लगाना, फिर नेतन्याहू साहब की स्टेटमेंट के हमें 70% गजा टेक ओवर करेंगे, फिर कहना कि हम 100% गजा लेंगे, सोमाली लैंड में एम्बेसी खोलेंगे, फिर वहां पे ग्रेटर इजराइल का नक्शा रखना और अमेरिकन एम्बेसडर का उसको इंडोर्स करना। तो ये सारे डार्ट्स को अगर जोड़ा जाए तो इस खित्ते की स्टेबलाइजेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल तारड़ साहब, लेकिन जो है ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं बात करूंगा बगीर साहब से कि अगर ये इतना ही जो है वो इस कंफ्यूज सूरत हाल में कि ऑब्जेक्टिव जो है वो अमन नहीं है, तो फिर इतने अरबों डॉलर खर्च करने के बाद जो है अमेरिका हासिल क्या कर पाएगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बगैर साहब, यही क्वेश्चन सर कि अगर यहाँ पे अमन जो है वो प्रायोरिटी नहीं है और ये सारी चीज़ें जो है वो सूरत हाल को कंफ्यूज कर रही हैं कि ना तो नो पीस नो वार वाली कैफियत हो कि ना अमन हो ना जंग हो और ये ऐसी सूरत हाल चलती रहे, तो फिर इसके मकासद सर क्या हो सकते हैं? देखिए, मकासद बड़े क्लियर हैं कि इस खत्ते में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी न हो। जब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की मिसाल ले लें आप, पाकिस्तान में क्यों इंडिया जो है वो प्रॉक्सीज को यूज कर रहा है, इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में कर रहा है। उसके बाद आपके सामने वो फितर हिंदुस्तान, फितर फारेज, अफगान तालिबान रजीम को फंडिंग कर रहा है हम्म। ताकि हमारी अफगानिस्तान ट्रबलसम रहे, हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान थ्रू ना हो। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाएगा, इसका मतलब हमारी सेंट्रल एशिया से हम अफगानिस्तान थ्रू बलूचिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाएगी। बलूचिस्तान का मतलब है कि गवादर पोर्ट और दुनिया की, ये रशिया सेंट्रल एशिया की जो पूरा जितना भी कंटेनर टर्मिनल बिजनेस है, सारा जो है मिडल ईस्ट अफ्रीका के लिए जाएगा। खासकर से चाइना जो है वो बड़े आराम से 9 दिन में जी ग्वादर पोर्ट आ जाएगा, जबकि उनको समुद्र के रास्ते 90 दिन लगते हैं। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, जो स्टेट अच्छी है, फौज बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद लड़ाका फौज है। अगर इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो अपने फैसले मुल्क की वफादात में करेंगे। दैट इज व्हाट इज नॉट डिजायर्ड। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वी शुड रिमेन अंडर कंट्रोल ऑफ, आई एम अ वर्ड मैन। तो इसलिए ये जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी इस्लामिक ममालिक को कि हमने इकट्ठे कैसे होना। अभी आपको बहुत बड़ा लेसन ये मिल गया, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, जो गजा में हुआ, और हमने इतना इंडिफरेंट एटीट्यूड रखा मुसलमान मुल्कों ने। ईरान में जो कुछ हुआ, अनकॉल्ड फॉर, अनप्रोवोक्ड वॉर, एंड वी केप्ट, सिर्फ पाकिस्तान खुल के सामने आया, बोला जो कुछ कर सकते ईरान की सपोर्ट की। चाहे इसने ऑफ कोर्स सऊदी अरब में भी बात की, लेकिन कहीं हमारा इस्लामिक इत्तेहाद हो इसी नजर नहीं आया कहीं। तो जब आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता तो ग्रेडेड बनेगा। जी और पूरी कोशिश की तो फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने इन खलीजी ममालिक को आपस में लड़ने नहीं दिया। वरना अगर ईरान और खलीजी ममालिक आपस में लड़ पड़ते एज ए सेक्टेरियन क्लैश में, तो इजराइल को तो सबसे बड़ी ऐसी हो जाती, वो तो आराम से ग्रेटर इजराइल बना लेता है, ये सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते। ठीक। जो फील्ड मार्शल ने ईरान को समझाया, सऊदी को समझाया, कतर को समझाया, बार बार समझाया कि खुदा के लिए डोंट डू इट, ये से ये नुकसान होगा, ये फर्क पड़ेगा। आपको अब सोचना चाहिए कि आपने क्या करना है। इस्लामिक में आप अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा कमाते हो ऑयल गैस से, अमेरिका में ले जाते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, वो सारा फ्रीज हो जाता है, ये फंस जाता है। आप इस्लामिक ममालिक में इन्वेस्टमेंट करें। वो ममालिक में टर्की है, पाकिस्तान है, जहाँ पर हार्डवेयर मिलिट्री बना रहे हैं, उधर इन्वेस्टमेंट करें। चाइना की टेक्नोलॉजी को करें। J10 है, J17 है, टैंक्स बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं, कौन सी चीज हम नहीं बना रहे जी इसको, ताकि यू डोंट नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन टेक्नोलॉजी के ऊपर या बाकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इन यूरोपियन टेक्नोलॉजी के ऊपर।
ये कब सोचेंगे, मुझे बताइए आप। ऐसे आपके ही। सामने जो है खुल्लम क्या ईरान का हाल किया है। अभी लेबनान पे जाके उसके जो 9 साल पुराने किले के ऊपर कब्जा कर लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे, जैसे वहां पे जब गोलान इस पे कब्जा किया था, आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। जब आप जी तमाशा देखेंगे तो वो फिर और तमाशा दिखाएगा। जी कैन यू डू समथिंग? आप कम से कम अपनी इकोनॉमिक पावर तो यूज करें। बिल्कुल। आप यही कहते हैं अरब ममालिक के, जी हम इसराइल को बिल्कुल अपने अरब इलाकों से जहाज नहीं ले जाने देंगे, नो फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट्स, हम्म। बिल्कुल ठीक नो है। ट्रेड जी विद। तो ये आप देखिए ये कैसे वो सीधा हो आपकी बात ठीक है जाएगा। सर। आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर बात है जब हम खुद मजबूत नहीं होंगे तो फिर बाहर से तो लोग आएंगे ना। तरर साहब, ये यही यही नुक्ता मैं आपकी तरफ बढ़ाऊंगा सर कि आप अगर समझते हैं कि जो थ्योरी आपने पेश की कि यहाँ पे अमन जो है प्रायोरिटी नहीं है, तो फिर डू यू थिंक कि ये कोई नया ब्लॉक, कोई नई सूरत खिते में पैदा हो सकती है? यहाँ पे रूस है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे अरब कंट्रीज़ हैं तो जिनके पास बड़ा पैसा है। देखिए, उसका जवाब कल आया सामने जब रोमानिया के ऊपर अटैक रशिया ने किया, तो साथ ही हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमें नेटो के झंडे नहीं चाहिए, हमें पार्टनरशिप चाहिए जो हमारे साथ मिलकर लड़े। हम्म। लेकिन लड़ने वाला कंट्री एक भी मौजूद नहीं है। आज यूरोपियन कंट्री एक भी ऐसा नहीं है जो अपना डिफेंस कर सके। जी हाँ। एक तो ये उसका जवाब आ चुका है। नेटो फेल, यूनाइटेड नेशंस फेल, आईएमएफ फेल, हर चीज फेल। अब नए सिस्टम्स का इंतजार हो रहा है। बल्कि मैंने कल एग्जैक्टली। बैठ के इस सारे सिस्टम को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और फिर ये इस वार के साथ जोड़ने की कोशिश की। एग्जैक्टली हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। उस वक्त बर्तानिया ने जर्मनी की टेक्नोलॉजी और उनकी बढ़ती हुई तरक्की के खिलाफ जंग की थी। आज वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग अमेरिका चाइना की ग्रोथ को रोकने की जंग लड़ रही है। क्या उसमें कामयाब होंगे? मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है, मैं आज वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं। सबसे बड़ा धचका ओबामा ने यह दिया था कि उसने अमेरिका को, आज गांजा हमारी नेशनल प्रोडक्ट है। आज किसी आप बड़े आईवी लीग स्कूल में जाएं, वहां अमेरिकन बच्चे नहीं हैं, इंडियन और चाइनीज बैठे हैं। हम्म। तो दर हकीकत बराक ओबामा जैसे लीडरान, और यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, जब भी सिविलाइजेशन या सुपर पावर्स गिरती हैं, वो एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं गिरती, वो इंटरनल इशू से गिरती हैं। तो जी। दर हकीकत जब इन्हें बता दिया गया कि अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, अमेरिका ने हमें दिया क्या है, इस वक्त ये बच्चों के जेहन में डाल दिया गया है, तो वो बच्चे अब यहां पढ़ नहीं रहे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टर्म में कहा था कि हम इनोवेशन में बहुत पीछे रहते जा रहे हैं, हम मैथ में बहुत पीछे हैं। उसका मुजाहरा हो चुका है। इस जंग, हर जंग दुनिया की एक लेबोरेटरी होती है। ठीक। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोज की, और चाइना की टेक्नोलॉजी है इस वक्त वो सुपीरियर नजर आ रही है। और मैं ये समझता हूं, मुझे बताया जाता है कि जहाज फ्रेंडली फायर में गिर रहे हैं, इनके बाथरूमों में आग लग गई है, इनकी लॉन्ड्रियां जल रही हैं। तो दर हकीकत ये चीजें छुपेंगी नहीं। कहीं ना कहीं तो है ना इस कुछ। वक्त हम्म। बिल्कुल ये सब दर हकीकत ये एक इशू है। अमेरिका इस इनको इंटरनल डिके शुरू हो चुका है, और अगर इसका सद्देबाब ना किया गया तो इस तरीके से चाइना की तरक्की को नहीं रोका जा सकता। लेकिन लेकिन तरड़ साहब, जो अमेरिका के अंदर प्रेशर है, आपने इंटरनल थ्रेट्स की भी बात की, तो जिस तरह ये प्रेशर बढ़ रहा है, कांग्रेस के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है कि ये जंग हमारी नहीं है और ये इतना टैक्स पेयर के अरबों डॉलर क्यों खर्च हो रहे हैं, तो इसका भी तो कुछ रिजल्ट आएगा ना। देखिए, दो चीजें इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है। एपैक जो कि एक जूइश फंडेड, जी इजराइल फंडेड और जी। जूइश फंडेड लॉबी है, अगर 2024 के अंदर उन्होंने 127 मिलियन डॉलर को यहाँ पे स्पेंड किया है, तो दर हम्म। हकीकत कांग्रेसमैन और सेनेटर को खरीदा जा रहा है। और खरीद कौन रहे हैं? जायनिस्ट। जब हम्म। तक वो खरीदते रहेंगे, कांग्रेस साथ रहेगी। लेकिन मुमदानी जैसे लोग भी जीतेंगे इलेक्शन, और जीते कैसे हैं? 33% जूइश वोट लेकर जीते हैं। हम्म। जेन जी अमेरिका के अंदर जो रहती है, अब मुसलसल ये सोच रही है। इस वक्त सबसे बड़ा डैमेज इसराइल को ये हुआ गाजा पे, अमेरिका के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि नो मोर, नो मोर, हम इसराइल के पीछे इतनी ज्यादा प्राइस नहीं देंगे। मेरा हम्म। ख्याल है अगला जो मिड टर्म इलेक्शन होगा, उसका सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या ईरान, हम इसराइल के लिए गए या अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए गए? और जिसका सवाल बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। तो ये जिस तरह मैंने आपको कहा है कि इस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं, चाइना को इस तरह की चीजों के अंदर एंगेज करके तरक्की को नहीं रोका जा सकता जब तक इनके बच्चे खुद नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये अमेरिका के अंदर की आवाज़ है ब्रेड साहब। यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है और मैं वापस आऊँगा सर, तो ब्रेड साहब आपकी तरफ ही आऊँगा कि
इन जो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, तारड़ साहब जो है वो खुद बैठे हुए हैं वाशिंगटन डीसी, तो इसका फिर जो है वो आने वाले दिनों में रिजल्ट क्या आएगा? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नदीम मेड साहब। यही क्वेश्चन के नए ब्लॉक्स जो है वो बन रहे हैं, नए ब्लॉक्स के बारे में सोचा जा रहा है, और अमेरिका के अंदर जैसे आपने तारड़ साहब की आवाज़ सुनी कि ये आवाज़ें उठ रही हैं कि ये जंग हमारी नहीं है। तो जैसे अमेरिका के पास सिक्योरिटी थी, कतर की, मिडल ईस्ट की बाकी मुल्कों की जो है वो सिक्योरिटी थी, लेकिन वो सिक्योरिटी का पोल भी खुल गया। तो अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात जो है अगर हम करें तो सर वो किस तरफ हालात जा रहे हैं, और क्या अमेरिका ये जंग जो है वो जस्टिफाई करने की पोजीशन में है सर? देखें, जो तारा साहब बात कर रहे थे ना कि आपको हमेशा एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल थ्रेट होता है, और जब इंटरनल आपकी पब्लिक आपके साथ नहीं, अवाम आपके साथ नहीं है, जिस जी। मुल्क में भी हुकूमत का अवाम नहीं है और उसके साथ आपका इंटेलिजेंसिया नहीं है, आपके जर्नलिस्ट नहीं है, आपके ओपिनियन मेकर्स नहीं है, तो वो फिर कोलैप्स करती है। और फिर व्हेन यू टोटलिटेरियन होते हैं, टॉप पे जाते हैं, देन वन डे यू हैव टू फॉल। और ये अमेरिका की स्टेज आ रही है और ये खुद अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं जिस तरीके से ये ईरान वॉर लड़ी कर रही है। अगर कोई भी बैलेंस स्टेबल गवर्नमेंट हो, प्राइम प्रेसिडेंट हो, ही विल नेवर। बाकी इतने अमेरिकन प्रेसिडेंट गुजरे, क्या किसी ने ईरान पे हमला किया? डिस्पाइट ऑल इजरायली परसुएशन, नोबडी डिड। लेकिन आप आके आपने सडनली आके 2 दफा अटैक कर दिया एक मुल्क के ऊपर। आप ये देखेंगे, एक आपने किया उस वक्त जून 2025 में, और एक आपने अभी कर दिया, एंड इवन देन यू कुड नॉट अचीव द टारगेट्स रिजल्ट्स। आपकी इतनी मिस कैलकुलेशन है, बिकॉज इजराइल ने कहा जी 1 हफ्ते की बात है, खत्म कर दें। बाद में उससे नाराज भी हो रहे हैं, कभी शॉर्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस? आपने अमेरिका की साख को जितना नुकसान पहुंचाया है, यू कैन नॉट इमेजिन। जब अमेरिका के साथ फर्स्ट टाइम इन नेटो खड़ा, ना यूरोपियन यूनियन खड़ी, मिडल ईस्ट टोटल बिट्रेयल, दे आर टोटली अनॉयड विद अमेरिकन्स। $3.3 ट्रिलियन का आपने उनको खर्च करवाया, पूरा आपने वहां बेसिस बनाए कि जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे ईरान से, ईरान आपको खा जाएगा। ईरान इधर एक हवा बना के रख दिया, उसके गाब में $1 ट्रिलियन के वेपन एमुनिशन को भेज दिए। वक्त आया, छोड़ के चले गए, इजराइल को प्रोटेक्शन कर दी। सो दे फील वेरी। ठीक है। तारड़ साहब, अभी जो ब्रिगेड साहब ने इशारा किया कि हालात इस तरफ जा रहे हैं, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ठीक है इसराइल के साथ तल्लुकात और इसराइल की बातों में आके ये सारा जंग शुरू करना और सारी चीज़ें, पहले भी जो अमेरिकी प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी भी इसराइल के साथ तल्लुक हिमायत जारी थी। तो डू यू थिंक अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ज़्यादा उनका झुकाव है इसराइल की तरफ, वो ज़्यादा जो है वो उसके चंगुल में फंसे हुए हैं? टोटल आप मुझे जी तारड़ साहब। जी, मैं 2 पॉइंट आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि पिछले 20 साल से हो क्या रहा है अमेरिका के अंदर। इसमें एक फार लेफ्ट है और फार राइट है, वो दोनों एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है, लेकिन मिडिल क्लास की कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। डेमोक्रेसी इज फेलिंग डाउन, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन। इसी वजह से अब मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। एक एक्सट्रीम ये थी कि ओबामा साहब आए, अपोलोजेटिक प्रेसिडेंसी, जहां जाते थे माफी से स्पीच शुरू करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझसे ये क्वेश्चन किया जाता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीते कैसे। मैंने कहा 8 साल जो ओबामा ने किया, उसके बाद फार लेफ्ट फार राइट आया। फिर उसके बाद जो बाइडेन आए, वो एक और एक्सट्रीम थी कि उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं थी। वो तो पता है आपको, स्टेज पे गिर जाते थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो हैं कहां खड़े कहां पे। उस वक्त यहाँ पे आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट से लिखे कि उनकी बीवी चलाती है, कैबिनेट की मीटिंग्स में बैठती, उनके घर एक मुलाजम है वो साइन करता है। आज भी जोक्स है कि ऑटो पेन पे चलता रहा कंट्री, वो एक अलग एक्सट्रीम है। दुनिया ने उसके मजे लूटे। भारत ने जाके रशिया से तेल लिया और वॉशिंगटन डीसी में आके लुडियां भी डाली उन्होंने। यहां पे भी उनका इन्फ्लुएंस देखा गया व्हाइट हाउस के अंदर। तो दर हकीकत एक फार लेफ्ट एक्सट्रीम है, एक फार राइट एक्सट्रीम है। ठीक है। अब आप उसकी दूसरी शेप देख रहे हैं कि देखें, गाजा को एज ए रियल स्टेट के तौर पे देखा जा रहा है।
देखा जाए तो आज मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से हम जो डायरेक्शंस है आज हमारी, एक कतरा भी जो है हरमुज से अमेरिकन ऑयल नहीं आता, यहाँ पे तेल नहीं आता। जी जी। लेकिन यहाँ पे तेल क्यों बढ़ गई प्राइसेस, इन्फ्लेशन, क्योंकि ऑयल कंपनीज आर मिंटिंग मनी। हम्म। इस वक्त दूसरी एक्सट्रीम देखी जा रही। तो दर हकीकत जब तक इस चीज को बैलेंस नहीं किया जाएगा, डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन। मैं खुद देख रहा हूं, मैं बैसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और जी जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि $127 मिलियन जी। एपैक लगा के, जहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा आपके देखने वालों के लिए, कोई कांग्रेसमैन सेनेटर अगर टू नेशन टू पैलेस्टाइन का बात करे, उसको अगले इलेक्शन में $मिलियंस लगा के हरवा दिया जाता है। हम्म। तो अगर ये जमहूरियत है, तो फिर मैं तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट एज अ डेमोक्रेसी। एक मैनिपुलेशन, अच्छा स्पेशल इंटरेस्ट, फंड रेजिंग करना, व्हाट इज दिस? और लोग जानते हैं, अमेरिकन दे आर फेसिंग इट, सीइंग इट। हम्म। और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को एज अ वेपन यूज करना, फिर उसके बाद ये चीज। तो दर हकीकत अगर देखा जाए, जी। तो जिस तरह आप खुद पहले फरमा रहे थे कि अब दुनिया नए सोल्यूशन चाहती है। सही है। दुनिया को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सोल्यूशन बताने वाला कोई नहीं है। मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि मैं इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जो नए सिस्टम क्रिएट किए गए थे जो अब पुराने हो चुके हैं, मेरे ख्याल में दुनिया को एडजस्ट करना होगा, चाइना को एक्सेप्ट करना होगा एज अ न्यू पावर। अदरवाइज मेरे ख्याल में देयर इज नो चॉइस। बिल्कुल ठीक है ब्रिज साहब, ये पॉइंट जो उठाया है ताड़ साहब ने कि न्यू सुपर पावर जो है दुनिया में उभर रही है चाइना की सूरत में, और अब जो अमेरिका की जो है वो सुपर पावर होने का एक जो पोल था वो खुल गया। जैसे ईरान में उसकी हालत देखी हमने, मिडिल ईस्ट में देखी हालत हमने, तो दुनिया अब देख रही है सर कि चाइना क्या रोल प्ले कर सकता है। जैसे अमेरिकी प्रेसिडेंट ने चाइना का दौरा किया, तो प्रेसिडेंट शी जो है वो अपर हैंड उनका हमने देखा, दुनिया ने देखा कि वो अपर हैंड जो है उनका था, और कोई बात जो है वो सुनने को तैयार नहीं थे। तो ये सारा डिलेमा जो है सर, इसको कैसे आप देख रहे हैं, और क्या चाइना वाकई ही एक सुपर पावर के तौर पे आ रहा है सर? चाइना सुपर पावर आ रहे, आई टेक इट कि चाइना सुपर पावर बन चुका है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जी। आपने कभी उनके प्रेसिडेंट की कोई इररिस्पॉन्सिबल, कोई फजूल बार बार स्टेटमेंट सुनिए? ही स्पीक्स ओनली विद कन्विक्शन फॉर शॉर्ट बीट, टू द पॉइंट। ये लीडरशिप होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की देखें, क्या क्या कोई बात है। इब्राहिम कॉर्ड का इस मौके पे जिक्र करने का उत्सुक था। आप इससे देख लेना कि ईरान, वो उन्होंने अमेरिका को लोन दिया $1 ट्रिलियन का, दे रहे उसको मकरूज है। जी। और आगे आप अमेरिकन देखे रहे कितनी लड़ाई लड़े, वियतनाम की बात करें, उसके बाद आप इराक देखें, लिबिया देखें, फिर उसके बाद ये देख लें आप, ये अफगानिस्तान देखें, फिर अभी ईरान में लड़ रहे हैं। कितना वेस्ट किया है। इधर चाइना ने कोई लड़ाई लड़ी है? नॉट वन। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक तरक्की, और साथ वो देख लें आराम से हांगकांग उसको मिल गया, अल्टीमेटली ताइवान भी मिल जाएगा आराम से, बड़े आराम से। जी। दैट्स व्हाट इट इज। तो ये उनकी पॉलिसी है। दैट्स व्हाई देयर, वो एक पैसा उन्होंने जाया नहीं कि इकोनॉमिक तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की में टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कहाँ के कहाँ वो पहुंच गए हैं। और अमेरिका बेस पे बेस आपके सामने ये F-35 अनटचेबल उड़ा के रख दिए ना ईरान ने। किसने किया? चाइना ने। मिसाइल उन्होंने सैटेलाइट से हर चीज उनको क्लियर किससे बता दी, उन्होंने उड़ा के 42 जहाज, लेटेस्ट जहाज, सब कुछ उड़ा के रख दिए। व्हाट शुड अंडरस्टैंड, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस लड़ाई के बाद दुनिया की, ये खास तौर पे मिडिल ईस्ट इज गोइंग टू टोटल, इनकी सिक्योरिटी डायनामिक्स इज गोइंग टू चेंज। ठीक है। Pakistan, Turkey and China will have lot of influence in this region. And of course, देखें बैकअप में रशिया इज ऑल्सो विद। रशिया की बहुत बड़ी पावर है। जी। रशिया चाइना दे, तो ये बात समझनी। ब्रिगेड साहब, मैं अभी ताड़ साहब से एक बात जाता हूँ सर। क्या सर आप क्या समझते हैं कि चाइना वाकई ही सुपर पावर बन सकता है? मेरे ख्याल में बन चुका है। देखिए, मैं उसकी वजह ये है, बन चुका है। बन चुका है, उसकी वजह ये है, मैं एग्री करूंगा ब्रिगेडियर साहब से। देखिए, उनकी एक तो ये उनकी पॉलिसी के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होना, और फिर मैच्योरिटी और खामोशी उनकी, और जो मैं देख रहा हूं चीजें जिस तरीके से
इकोनॉमिक पावर बन के जो सामने आए हैं, रिमार्केबल मैं समझता हूं। और उनको मैंने जिस तरह कहा है कि नो दे आर अनस्टॉपेबल, अब वो रुक नहीं पाएंगे, दुनिया को एडजस्ट होना होगा। मैं खुद भी ये मशवरा अमेरिकन को दूंगा कि इंस्टेड ऑफ trying to confront them, work with them, and that is a reality. That China is a reality. Adjust yourself with it. Otherwise, you will be hurting yourself. और जिस तरह कहते हैं कि अब the point has come up, ईरान से इन्हें सीखना चाहिए कि they are hurting. 94 days, आज 94 दिन हो चुके हैं, दुनिया बेजार हो चुकी है, सारी दुनिया को बुखार है इस चीज का। और तीसरी बात यह है कि अब मेरा ख्याल है कि मैं ये मशवरा दूंगा कि अपने आप को इससे ज्यादा एक्सपोज ना करें। इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट वर्थ इट। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अपने आप को ज़्यादा एक्सपोज ना करें। ब्रिगेड साहब आपके वक्त का शुक्रिया, साहिद तार साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।